चैप्टर 3 सच्चा हीरा। यह पाठ एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी अच्छा ज्ञान है वो अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान यानी उसमें आज किसी की मदद करना या कुछ अलग किसी को सिखाना ये सब आचरण नहीं है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी इस संदर्भ में ही हमें यह चैप्टर में सीखना है। यानी कि कुछ लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, कितना सारा ज्ञान होता है, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लगाते, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि इसको क्या प्रॉब्लम पूछूं, ऐसा कुछ वो उसमें अपने में ही रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग में विशेष ज्ञान या गुण ही नहीं होते, पर वे कर्मवीर होते हैं। यानी उसमें कुछ विशेष कुछ अलग तरह का नहीं होता, लेकिन वो कर्मवीर होते हैं, सबकी मदद भी करते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। तो ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। यानी सच्चा हीरा हम उसे ही कहेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है वो हम देखेंगे। सूर्यास्त हो रहा था, यानी शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। यानी चहचहाना यानी कि पक्षियों का जो बोलने का जो आवाज होता है ना, वो चहकना। और नीड यानी कि घोंसला, वो अपने घोंसले यानी उसका घर क्या है, पक्षियों का घर घोंसला है खुद का, तो उसमें जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। यानी कुछ स्त्रियां, शाम का समय था तो वो पानी भरने के लिए जा रही थी घड़े लेकर कुएं के पास। तो पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यानी कई स्त्रियां तो भरकर चली गई, लेकिन 4 जो स्त्रियां थी वो कुएं की जो पक्की जगत होती है ना, जगह जहाँ पे जगत यानी कुएं का चबूतरा बोले, जो आपको इस चित्र में देखो यहाँ स्त्रियाँ बैठी है ना, वो उसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे इधर उधर की बातें करने लग गई। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। वो सब बातें कर रही थी, तो सब बात कितनी सारी बातें की अपने बेटों के बारे में बात पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। यानी कि एक स्त्री थी, उसकी उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। तो वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वो बोलने लगी कि भगवान जिससे बेटा दे, लेकिन मेरा बेटा है वैसा ही सबका बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। वो अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। मेरा बेटा तो लाखों में, उसका कंठ बहुत ही मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यानी वो इतना अच्छा गाती है कि कोयल का इतना मधुर आवाज़ है, यानी और मैना का भी इतना अच्छा आवाज़ है, वो भी चुप हो जाती हो और इसके गाने चाव से, यानी कि हम बोलते हैं ना, हमें दिलचस्पी लग जाती कि नहीं मुझे यह सुनना है, लगन लग जाती है कि प्रबल इच्छा है कि मुझे यह तो सुनना ही। ऐसे सब लोग सुनते हैं। फिर उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। यानी पहले ने अपनी बेटे की प्रशंसा कर ली, फिर दूसरी स्त्री को भी लगा मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं। तो उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वो स्त्री बोलने लगी, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो मेरा बेटा बहुत ही बहादुर है, बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। यानी कि बड़े बड़े जो बहादुर होते हैं उसे भी गिरा कर पछाड़ देता है, और वह आधुनिक युग का भीम है। यानी इस जमाने का वह भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। यानी कि ये दोनों ने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की तो तीसरी औरत भी बोले, सोचे कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी अपने बेटे की बोलूं। तो वह बोल उठी तीसरी औरत, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यानी बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु जो होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं बृहस्पति। कि मेरा बेटा साक्षात
देवों के गुरु होते हैं ना, वो बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, यानी वो जो भी कुछ पढ़ता है तो उसे याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, यानी उसे सरस्वती यानी कि जो हम बोल विद्या की देवी हम जिसे कहते हैं उसका निवास है। वो एक ही बार में सब पढ़ लेता है। फिर आगे क्या होता है, तीनों औरत की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही, यानी तीनों औरत की बातें सुन ली लेकिन चौथी औरत ने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की और वो चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, या टोकिया यानी रोक, आप हम बोलते हैं रोकना, या उसे बोला कि क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तो क्यों चुप है, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वो अपने अंदर से बोली कि मैं अपने बेटे की क्या, सहज यानी कि सरल भाव से वह बोलती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, यानी कि वो बोलती है, चौथी स्त्री बोलती है कि न तो मेरा बेटा गंधर्व सा गायक है, यानी गंधर्व यानी देवलोक के जो गायक होते हैं ना, वो न गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान है और न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है, तो मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। तो कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, यानी फिर थोड़ी देर के बाद सब स्त्रियां अपने घर, वो घड़े थे वो सब सिर पर रख के वो घर जा रही थी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, यानी तभी कोई गीत गा रहा था, उसका स्वर बहुत ही अच्छा आ रहा था। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तो वो पहली स्त्री बोली, देखो मेरा बेटा गा रहा है, आपने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, यानी वह लड़का वहाँ से उसके पास, उसकी माता थी उसके पास से वो उसका बेटा निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, पास से निकल गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। देखो, फिर दूसरी स्त्री बोली, देखो मेरा बेटा भी आ रहा है, देखो आपको लग रहा है कि इसका कोई सामना कर सकता है शक्ति और सामर्थ्य के बराबर। तो वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। नहीं, वो कुछ कह रही थी तभी उसका बेटा भी निकल गया। फिर वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी यानी कि तीसरी का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला, यानी तब थोड़ी देर हुई तो वहाँ से निकल रही थी तो तीसरी स्त्री का बेटा भी यहाँ से निकला श्लोक बोलते हुए। तो उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, यानी उसका उच्चारण ऐसा बोल रहा था तो जैसे लगे कि उसके कंठ में सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, यानी तीसरी स्त्री ने उसे बोला कि देखो यह मेरा हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, यानी इसे कौन नहीं कहेगा, सब उसे कहेंगे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया, यानी कि तीनों औरतों के बेटे आए लेकिन वह उनकी माँ के सामने ध्यान दिए बिना ही वहाँ से चले गए। फिर वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला, यानी थोड़ी ही दूर गए थे तो थोड़ी देर में चौथी स्त्री का भी बेटा वहाँ से अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। वो देखने में तो इतना सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, यानी चौथी स्त्री दूसरी स्त्रियों को बोलती है, बहन यही मेरा बेटा लाल, यानी मेरा तो बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। उसके बेटे के बारे में कुछ बोलने जा ही रही थी तब तक उसका बेटा वहाँ पे आ गया।
अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। और वहाँ अपनी माँ के पास आया और माँ को बोलता है, माँ मुझे दे, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा देता हूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। यानी तो उसकी माँ ने मना किया तो भी वो क्या कर, माँ ले दे, मुझे दे, मैं तुझे ये घड़े घर पहुँचा देता हूँ। तो भी माँ नहीं मान रही थी, तो भी उसके सिर से घड़ा उतर कर अपने सिर पर रख कर वह घड़ा अपने घर ले जा रहा था। फिर आगे औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कि तीनों औरत थी वो आश्चर्य में रह गई, क्योंकि उसका बेटा उसकी माँ की मदद कर रहा था। वो देख के तो एक वृद्ध महिला ये सब जो बातें कर रही थी वहाँ से उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तो सब बातें भी सुनी थी वृद्ध औरत ने। फिर वो वृद्ध औरत पास आकर क्या बोलती है कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है, यही अपने सबकी मदद करता है। इसलिए जो काम यानी कि कोई भी किसी में भी कितने भी गुण हो और किसी की मदद वो ना कर सके, अपने में ही रहता तो उसका कोई मतलब नहीं हो। भले हमारे में गुण कम हो, लेकिन हम सबकी मदद, किसी के दुख को हम बांट सके, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यानी कि हम ये कि वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्म यानी कि कौशल जिनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है, वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। फिर इस चैप्टर के शब्दार्थ है। हीरा यानी नर रत्न अथवा तो बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना यानी चहकना अथवा तो चहकारना। नीड यानी घोंसला, कंठ यानी गला, आवाज़, स्वर, शब्द। चाव यानी प्रबल इच्छा अथवा तो लगन। प्रशंसा यानी तारीफ, गुण। बराबरी यानी तुलना, क्षमता अने समानता। सामर्थ्य यानी कि बल, योग्यता। पछाड़ना यानी कि हराना अथवा तो पटकना या गिराना। आधुनिक यानी अर्वाचीन अथवा तो नवीन। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। साक्षात यानी सामने, सुमुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान। निवास यानी घर, रहने का स्थान। टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। मधुर यानी मीठा। गर्व यानी अभिमान। प्रकृति यानी स्वभाव। फिर इसमें मुहावरे हैं कुछ। इधर उधर की बातें करना, गप्पे मारना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। पछाड़ देना यानी कि हराना, गिराना। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना। भाषा सज्जता, उसमें हमें काल के बारे में सीखना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलते हैं, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। यानी ऐसी क्रिया के जिस रूप में क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? हम कोई जो कार्य अभी कर रहे हैं उसे वर्तमान, यानी जो कार्य हमारा हो रहा है, कर रहे हैं, उसे वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, तो वो मेरा वर्तमान, मैं अभी कर रही हूँ। फिर मैंने ऐसा बोलूँ कि मैं कल घूमने गई थी, तो वो क्या होता है? भूतकाल, यानी कि वो बात हो गई है। कोई भी कार्य या कोई भी बात वो हो गई हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो कि भूतकाल। और कुछ बातें होने वाली, मैं ये सब बोलूँ कि मैं कल बाजार जाऊंगी, तो वो कल जाऊंगी, तो वो क्या होता है? भविष्य काल। तो जो क्रिया चल रही है, अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल।
फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यानी मैंने उसे फूल दिया, तो दिया वो क्या हुआ, वर्तमान काल। मैं बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ वर्तमान काल। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं वह वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, तो उछल कूद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान काल। फिर वह विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। तो हम प्रयोग जाएंगे गए तो नहीं है ना, तो उसे हम वर्तमान काल नहीं कह सकते। फिर नीचे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध कराते उसे भूतकाल कहते हैं। यानी हमने कोई क्रिया यानी कोई कार्य किया है, वो हमारा कार्य समाप्त हो गया है। जो कार्य चल रहा, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो चल रहा हो उसे वर्तमान काल, और जो कार्य खत्म हो गया है, जो क्रिया खत्म हो गई है, हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, भूतकाल कहते हैं। यानी वो हमने सब कर लिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यानी जो शब्द है भूतकाल के, मैंने उसे फल दिए, तो वो दिए है वो क्या है, भूतकाल है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे वो भी क्या है, भूतकाल है। तो ऐसे इसके दूसरे जो है वो आपको अपनी तरह से सीखना, यानी कि उसे अपनी तरह से उसमें रेखांकित करना है। ये गांधीनगर गुजरात में है, तो ये सब वाक्य है वो आपको अपनी तरह से करने हैं। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल जाएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना चूड़ियाँ खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है। जो क्रिया होने वाली है, हुई नहीं है, अभी कभी भी हो सकती है, या तो होने वाली है, उसे हम कहेंगे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया होगी यानी इसके बाद होगी। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि कल आप मुझे बुक चेक करवाने आना, तो जो कल आप आओगे बुक चेक, तो वो क्या होगा, भविष्य काल होगा, भविष्य में आप आओगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा वो क्या है, तो चुनेगा वह भविष्य काल है। तो ऐसे इसी तरह को आपको नीचे वाले भी करने हैं। फिर है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी काल किसे कहते हैं, जो क्रिया पूरी हो गई हो या पूरी होने वाली हो, या यानी कि एक तो पूरी हो गई हो या फिर पूरी होने वाली हो, या पहले से चालू, एक तो अपूर्ण यानी हम जो कर रहे हैं वो, यानी कि जो क्रिया जिस रूप से क्रिया के समय यानी समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे हम काल कहेंगे। काल के मुख्य 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। यानी है रोशनी ने कहानी सुनाई, तो रोशनी ने कहानी सुनाई, तो वो कभी हमने सुनाई होगी, तो वो क्या हो सकता है, भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, हम जाने वाले हैं, गए नहीं है, ये क्रिया होने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। तो इसके बाद के जो 2-3 हैं वो आपको अपनी तरह से करना
है। ये जो है दिए गए हैं, पिताजी के जूते खो गए। तो पिताजी के जूते खो गए तो वो क्या हो जाएगा, भूतकाल। फिर मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो मैं रोज जाता हूँ अथवा तो मैं जाता ही हूँ, तो उससे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। तो इसके नीचे के वो आपको अपनी तरह से समझ के लिखना है। फिर है क्वेश्चन 3, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए, यानी बनाना है। उदाहरण है खेलना, यानी वर्तमान काल में उसे क्या कहेंगे, मैं खेलता हूँ अथवा तो मैं खेल रहा हूँ। फिर भूतकाल में मैं खेलता था। फिर भविष्य को क्या बोलेंगे कि मैं खेलूँगा। वैसे ही नीचे शब्द दिए गए हैं पढ़ना, तो वर्तमान काल में उसे बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ अथवा तो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरा भविष्य काल के मैं पढ़ता था, या भूतकाल मैं पढ़ता था, उसे भूतकाल कहेंगे। और भविष्य काल तो मैं पढ़ूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे, भविष्य काल। तो ऐसे दूसरे शब्द दिए गए हैं, उसके वाक्य आपको बनाने हैं।